So, good evening, everyone. In today's class, we will be revising life processes, nutrition. As you already know that कि हमारा life process chapter जो है वो चार parts में divided है. Nutrition, उसके बाद आता है respiration, तब आता है transportation and finally excretion. ये चारों जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, हमें वो प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में पढ़ने हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि ये चारों पार्ट जो है वो दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है? तो हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखते हैं। तो न्यूट्रिशन में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, प्लांट में, ग्रीन प्लांट्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। हम इसे ऑटोट्रॉपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रीन प्लांट जो है वो अपना फूड खुद से बनाते हैं यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें एयर से मिलता है और वाटर उन्हें सॉइल से मिलता है। नाउ along with कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर उन्हें एनर्जी चाहिए होता है, ठीक है? ये एनर्जी उन्हें सनलाइट से मिलता है और सनलाइट वो कैप्चर कर पाते हैं क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट होता है, ठीक है? एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। तो अगर हम बात करें कि न्यूट्रिशन या फिर फूड बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स को किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो डायरेक्टली उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, बट along with that they also need energy। एनर्जी उन्हें मिलती है सनलाइट से और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए उनके पास होता है क्लोरोफिल, द ग्रीन कलर पिगमेंट, ठीक है? क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन प्लांट के अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है। ग्रीन प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट सेल, उसके अंदर एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली एक तरह का प्लास्टिड होता है। क्लास नाइन्थ में ये चीज हमने पढ़ा है कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो बाकी दो तरीकों को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हमारे कोर्स में वो नहीं है। हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और सनलाइट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है ना? ये जो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करें, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ना फोटो फोटो जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू पुट टुगेदर। अगर हम बहुत सारी चीजों को इकट्ठे मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंथेसाइज करना। सिंथेसाइज करने का एक और मतलब होता है टू मेक, ठीक है? सो फोटोसिंथेसिस का मतलब है टू मेक समथिंग। क्या मेक करना? फूड बनाना। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ लाइट, ठीक है? अब ये जो फूड प्रिपेयर होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में प्रिपेयर होता है, ठीक है? ये जो फूड बनता है वो, अगर उसको हम बोले कि फूड केमिकली क्या है, तो दैट इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। मेजॉरिटी इसका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा भी दूसरे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब देखो, प्लांट जो फूड प्रिपेयर करता है वो अपने लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है, अपने लिए प्रिपेयर करता है और वो उस फूड को अपने पूरे बॉडी में स्टोर करता है। क्लास नाइन्थ का अगर थोड़ा सा याद हो तो क्लास नाइन्थ में हम टिश्यूज चैप्टर में एक टिश्यू की बात करते हैं जिसका नाम है पैरेन्काइमा। हम पैरेन्काइमा में ये पढ़ते हैं कि पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो फूड स्टोर करते हैं और ये पैरेन्काइमा पूरे प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, हर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो एक तरीके से प्लांट जो फूड बनाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वो पूरे प्लांट में स्टोर होता है, एट एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट को हम एक दूसरे टर्म्स में ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। सो प्लांट जो भी फूड बना रहा है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बना रहा है, ठीक है? बट कार्बोहाइड्रेट इज अ बेटर टर्म। ना, ये जो फूड प्लांट ने बनाया है उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है प्लांट अपने लिए यूज करता है, अपने ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करता है। और जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो प्लांट के बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है? स्टोर इन द सेंस प्लांट उसको रखता है कि बाद में जब उसे
ये कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर नहीं मिल पाए, ये रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पाए, तो वो उस स्टोर्ड फूड का इस्तेमाल करेगा सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। बट ये जो स्टोर्ड फूड है, ठीक है, ये जो स्टोर्ड फूड है इसको हम बोलते हैं स्टार्च। तो बेसिकली ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। प्लांट जो भी फूड प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर कर रहा है उसका एक पार्ट वो अपने लिए यूज कर ले रहा है, बाकी जो बच जा रहा है, ठीक है, जो कि उसका भी रिसेंटली जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो स्टोर हो जाता है प्लांट के बॉडी में। और किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। वन मार्क्स क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। इन विच फॉर्म डज प्लांट स्टोर्स एक्सेस फूड? सो प्लांट स्टोर्स एक्सेस फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर कर रहा होता है। तो जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को जो रॉ मटेरियल चाहिए वो क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट उसको एटमॉस्फेयर से मिलते हैं, और उसे वाटर भी चाहिए। वाटर जो है उसे सॉइल से मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और भी मटेरियल्स चाहिए होता है जिसको हम जनरली मिनरल्स बोल के क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। अलग अलग प्लांट्स को इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग क्वांटिटी में होती है, ठीक है। तो ये सभी मटेरियल्स या मिनरल्स जो है वो सॉइल से प्लांट जो है एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब तुम्हें याद होगा क्लास 9th में हमारा एक चैप्टर हुआ करता था, लास्ट चैप्टर, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमारा एक टॉपिक था जिसको हम बोलते थे बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। वहां पर नाइट्रोजन साइकिल नाम का भी एक टॉपिक था। अब उसमें एक बात तुम्हें बताई गई है कि ऑल्दो नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में कितना है, किसी को याद है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन आवर इन्वायरमेंट? देखो, नाइट्रोजन समवेयर 78% के अराउंड है, ठीक है। 78% के अराउंड नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट प्लांट्स को होता है, तो भाई अगर एटमॉस्फेयर में इतना नाइट्रोजन है तो प्लांट को तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना, वो नाइट्रोजन सीधे एटमॉस्फेयर से ले लेगा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जिस फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लांट उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये प्लांट के लिए डायरेक्टली हेल्पफुल नहीं होते हैं, ठीक है। जब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में मिक्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स, तब जाके प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, ठीक है। सो नाइट्रोजन एक एसेंशियल एलिमेंट है विच इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, एंड अदर कंपाउंड। दिस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, or it is taken up as organic compound which has been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। क्या किसी बच्चे को उस बैक्टीरिया का नाम याद है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है? एनी आइडिया? ये तो क्लास 9 से पहले भी हम छोटे क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं। द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। याद है किसी को? राइजोबियम, ठीक है। राइजोबियम क्या होता है? जो पल्सेस होते हैं, ठीक है, ये पल्सेस की जो ग्रुप्स होते हैं उनके रूट्स में ये पाए जाते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है इनटू यूजेबल फॉर्म्स, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 6 carbon dioxide molecules combine with 12 water molecules to give
ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट ये जो है ये होते हैं बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट का मतलब मेन प्रोडक्ट के अलावा जो भी बन रहा होता है उसको हम बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। C6H12O6 ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट जो प्लांट अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होता है जो प्लांट के लिए तो बाई प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है, बट हमारे लिए इट इज अ लाइफ गिविंग गैस। So this is the chemical equation of photosynthesis. Remember this equation. One mark question is very much possible from this equation. ठीक है, सिर्फ एग्जाम में लिखने को पूछा जा सकता है कि भाई फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन लिख के बताओ। अब यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। सो दिस इज द लीफ व्हिच कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन काम क्या होता है? टू ट्रैप लाइट एनर्जी टू मेक फूड। ठीक है, जो सनलाइट होता है उसको ये ट्रैप करता है। नाउ वाटर इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द रूट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। ठीक है, और जब ये फूड बनता है तो उसके साथ बाई प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन विच इज गिवन ऑफ इनटू द एयर। और जो फूड बनता है, ठीक है, फूड को देखो हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, शुगर बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वो शुगर नहीं जो हम घर में खा रहे होते हैं, जो हम घर में चीनी खा रहे होते हैं, ये वो शुगर नहीं है। हम जो भी खाना खाते हैं ना, वट एवर वी ईट, रोटी, सब्जी, दाल, फ्रूट्स, सैलड्स, ठीक है, वट एवर वी ईट, हम जो भी खा रहे होते हैं, हम जो भी खा रहे होते हैं ना, वो सारा जो है वो कन्वर्ट होता है बेसिकली ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज ही होता है, वट एवर वी ईट वो बेसिकली ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो प्लांट में ये जो ग्लूकोज है, ये जितना यूज होना होता है वो तो यूज हो जाता है, और जो बचता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? तो अभी हमने डिस्कस किया था स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा क्या होता है भाई? जो प्लांट के लीव्स होते हैं ना, उनमें जनरली उनके लोअर साइड में जो नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है, द लोअर पार्ट, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है, इन होल्स के थ्रू प्लांट गैसेस का एक्सचेंज कर रहा होता है। ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज, अभी देखो अभी तक हमें क्या पता है कि प्लांट जो है वो CO2 का इनटेक करता है और प्लांट से O2 बाहर आता है, यही जानते हैं हम। बट अभी रेस्पिरेशन हम ये देखेंगे कि प्लांट को O2 की भी रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट को दोनों गैस चाहिए होता है, अपने लिए फूड बनाने के लिए प्लांट को CO2 चाहिए होता है, बट प्लांट को उस फूड से एनर्जी डेराइव करने के लिए O2 भी चाहिए होता है। तो प्लांट जो O2 इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, उसका एक स्मॉल पार्ट वापस इनटेक कर लेता है फॉर एनर्जी पर्पसेस। ठीक है, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। So exchange of carbon dioxide and oxygen for the process of photosynthesis mainly takes place through these pores। ये जो pores हैं, जो stomatal pores हैं, ये जो stomata है, उनका बेसिक जो मेन फंक्शन होता है वो होता है गैसेस एक्सचेंज। लेकिन जब गैसेस एक्सचेंज के लिए ये स्टोमेटा, ठीक है, जैसे मान लो ये स्टोमेटा है, दिस इज स्टोमेटा, दिस इज अ होल जिसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर जा रहा है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, राइट। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाता है, ठीक है, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, गलत नहीं बोला मैंने फिलहाल। तो चलो अभी के कॉन्टेक्स्ट में हम समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड इस स्टोमेटा के अंदर आ रहा है और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जा रहा है। सो दिस इज द गैसेस एक्सचेंज। नाउ द इशू इज दैट किस स्टोमेटा से जो वाटर होता है, प्लांट के अंदर जो वाटर होता है वो भी इवापोरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सो बेसिकली वाटर लॉस हो रहा होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है? वाटर लॉस होता है। तो अगर मान लो ये स्टोमाटा परमानेंटली ओपन रहता तो क्या होता? पूरा दिन
प्लांट से वाटर लॉस होता रहता है। तो उस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए ये जो स्टोमाटा यहाँ पे डोर है, ठीक है, देयर इज अ डोर हियर। देयर इज अ डोर हियर। ये जो डोर है, दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है कि जब प्लांट का गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट हो गया हो, उसे जितना भी CO2 या O2 चाहिए, चाहे वो इनटेक की बात हो चाहे वो एग्जिट की बात हो, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमाटा को क्लोज कर देते हैं, एज यू कैन सी इन द सेकंड डायग्राम। सो स्टोमाटा क्लोज हो चुका है तो वाटर लॉस बच गया, अब वाटर लॉस नहीं हो रहा है। फिर जैसे ही प्लांट को इन गैसेस की रिक्वायरमेंट महसूस होती है तो फिर से ये स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं एंड गैसेस एक्सचेंज होते रहता है। भाई देखो, जब तक ये स्टोमाटा खुला रहेगा तब तक वाटर लॉस होगा ही होगा, उसको रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बस तरीका यही है कि जैसे ही गैसेस एक्सचेंज कंप्लीट हो, इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो ये क्लोज करने का काम कौन करता है, गार्ड सेल्स करता है। नाउ गार्ड सेल्स ऐसा क्यों कर पाता है या कैसे कर पाता है? तो गार्ड सेल्स का ये जो मूवमेंट है, ठीक है, जो प्लांट को ये गार्ड सेल्स बेसिकली जो स्टोमाटा को क्लोज या ओपन करता है, वो अपने शेप को चेंज करके करता है। ठीक है, होता ये है कि जब गार्ड सेल्स, ठीक है, में आस-पास से जो वाटर, जैसे प्लांट के लीव्स के बाकी सेल्स में जो वाटर है, वो वाटर जब गार्ड सेल्स में चला जाता है, तो गार्ड सेल्स क्या करता है, स्वेल कर जाता है। स्वेल करने के वजह से इनका शेप ऐसा होता है कि बीच में ये स्पेस क्रिएट हो जाता है जो होता है स्टोमेटा, एक ओपनिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जैसे प्लांट ये सेंस करता है कि उसकी गैसियस रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, तो ये जो वाटर है वो वापस इस गार्ड सेल से नियर बाई प्लांट सेल्स में चला जाता है, लीफ के जो नियर बाई सेल्स होते हैं उसमें चला जाता है। एज अ रिजल्ट ये जो गार्ड सेल है वो श्रिंक कर जाता है, और श्रिंक करने के वजह से ऑटोमेटिकली जो स्टोमेटा है ये क्लोज हो जाता है। तो जब ये स्वेल करता है गार्ड सेल, तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल श्रिंक करता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब देखो, ये जो डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम है लीफ का। जैसे लीफ का एक छोटा सा हिस्सा है, इस पार्ट, इस क्रॉस सेक्शन का एक डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। जो अपर पार्ट है, ठीक है, जो अपर पार्ट होता है लीफ का, दैट इज द अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द स्किन ऑफ द प्लांट। जैसे हमारी बॉडी में एपिडर्मिस है, सॉरी, हमारी बॉडी का स्किन है, वैसे ही प्लांट की बॉडी में जो स्किन होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। अच्छा, किसी बच्चे को याद है कि हमारी बॉडी में जो स्किन होता है, हमारी बॉडी में जो स्किन होता है, ठीक है, वो किस टिश्यू का बना हुआ होता है? एनीबडी नो दिस? याद है? हमारी बॉडी में जो स्किन है व्हिच इज मेड अप ऑफ व्हिच टिश्यू? एपिथेलियल, वेरी गुड। हमारी बॉडी में जो स्किन होता है दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो प्लांट के बॉडी का स्किन होता है दैट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस, वो एपिडर्मिस का बना हुआ होता है। तो देख रहे हो जो अपर एपिडर्मिस है, इसके सभी सेल्स बहुत क्लोज हैं, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब ऊपर से ये पैक्ड है, और इसके ऊपर देयर इज अ वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, मतलब एक वैक्सी कोटिंग है। तो प्लांट के लीफ का जो अपर पार्ट है, इसके सेल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होता है, एक वाटरप्रूफ कोटिंग होता है। तुमने देखा होगा ये चीज कि बारिश के दिनों में या अर्ली मॉर्निंग देख लेना, जो प्लांट के लीव्स होते हैं उसके ऊपर जो वाटर होता है वो रुकता नहीं है, वो या तो एक ड्रॉपलेट बन के बीच में रहेगा, वो कुछ ऐसे ही होता है जैसे कि सपोज मान लो तुम अपने हाथ में ऑयल लगा लो और उसमें फिर वाटर डालो, तो क्या होगा, वाटर ड्रॉपलेट जो है वो एक छोटा सा बूंद बन के तुम्हारे पाम के किसी एक पार्ट में रहेगा। ठीक है, वो स्कैटर नहीं करेगा। तो ऐसा जो है वो प्लांट के लीफ में इसलिए हो पाता है क्योंकि प्लांट का जो लीफ है
उसका जो अपर कोटिंग है वो वैक्सी होता है, ठीक है। उसके नीचे के सेल्स होते हैं, इनमें तुम देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट है, बीच बीच में एयर स्पेसेस हैं, इन्हीं एयर स्पेसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होते हैं, ठीक है। नाउ ये बॉटम पार्ट जो लोअर एपिडर्मिस है, दे हैव होल्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा के साइड में जो दो ट्राइंगुलर सेल्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड गार्ड सेल्स। तो यही गार्ड सेल्स जो है स्टोमेटा को क्लोज या ओपन करते हैं। स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है और वाटर लॉस भी हो रहा होता है, ठीक है। किसी को यहां तक कोई डाउट है? अब देखो, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है लीफ में, वो क्लोरोफ वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, ये लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, H2O। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फाइनली क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो, ये एक जनरल स्टेप्स है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा यही स्टेप होता है, ठीक है। इट इज नॉट फिक्स कि हमेशा ऐसा ही होगा। जैसे कि अगर हम डेजर्ट प्लांट की बात करें, तो डेजर्ट प्लांट में देखो, डेजर्ट प्लांट में दिक्कत क्या है कि अगर वो दिन के टाइम में अपने स्टोमेटा को खोलता है, ठीक है, गैसियस इनटेक, मान लो उसको CO2 चाहिए, और वो दिन के टाइम में अपने स्टोमेटा को खोलता है, तो क्या होगा, वैसे उसके पास पानी कम है, और दिन के टाइम में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो जो वाटर लॉस होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके लिए, और वो उस वाटर को रिकवर नहीं कर पाएगा। क्योंकि नॉर्मल जो प्लांट्स होते हैं ना, उनका जो वाटर लॉस होता है लीव से, तो वो क्या करते हैं, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि आसपास वाटर सॉइल में प्रेजेंट होता है। बट डेजर्ट में आसपास सॉइल में वाटर प्रेजेंट बहुत कम क्वांटिटी में होता है, नहीं के बराबर होता है। तो इसलिए डेजर्ट प्लांट अपने वाटर को बहुत ज्यादा मैनेज करके चलता है। तो अगर वो मॉर्निंग के टाइम में अपने स्टोमेटा को ओपन करता है, तो उससे काफी ज्यादा वाटर लॉस हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो इसलिए डेजर्ट प्लांट क्या करता है कि जो गैसियस इनटेक है, जो उसको CO2 चाहिए होता है, उसके लिए वो स्टोमेटा को दिन में नहीं खोलता, दिन में उसका स्टोमेटा क्लोज होता है पूरा दिन। इवनिंग के टाइम, मतलब ड्यूरिंग नाइट, वो स्टोमेटा को खोलता है। तो नाइट के टाइम में क्या होता है ना, डेजर्ट का टेम्परेचर बहुत फॉल कर जाता है। तो अगर टेम्परेचर कम होता है तो जो इवापोरेशन है वो बहुत स्लो हो जाता है। सो क्या होता है, जो वाटर लॉस है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है डेजर्ट प्लांट का। तो रात के टाइम वाटर लॉस बहुत कम होता है, और उसी दौरान वो क्या करता है, अपना गैसेस एक्सचेंज कर लेता है, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो रात के टाइम जब डेजर्ट प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो क्या करता है, अब देखो CO2 से फूड बनने के लिए, फूड मतलब ग्लूकोज बनने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए, बिना उसके नहीं होने वाला है। तो डेजर्ट प्लांट क्या करता है भाई, रात के टाइम में CO2 ले लेता है एटमॉस्फेयर से, और सॉइल से उसको वाटर मिल जाता है। तो वो क्या करता है, एक इंटरमीडिएट बना लेता है, कंप्लीट नहीं बट एक इंटरमीडिएट, मतलब अभी उसका फूड पूरा नहीं बना है, लेकिन वो हाफ मिडिल स्टेज में है। अब जैसे ही अगले मॉर्निंग सनलाइट होता है, तो अब वो स्टोमेटा ओपन नहीं करता, स्टोमेटा अपना क्लोज कर लेता है, लेकिन अब वो क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है। और उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अब वो क्या करता है, जो रात में उसने इंटरमीडिएट बनाया था, उस इंटरमीडिएट को वो फाइनल फूड में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से डेजर्ट प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करता है। नॉर्मली सॉरी, नॉर्मली जो बाकी प्लांट्स होते हैं, वो दिन के टाइम में ही क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है, और फूड भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे होते हैं। पर डेजर्ट प्लांट क्या करता है, रात को इंटरमीडिएट तैयार कर लेता है, ठीक है, और दिन में उसको कंप्लीट फूड में कन्वर्ट कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट?
कोई डाउट है यहाँ पे? चलो आगे चल सकते हैं फिर। अब एक एक्टिविटी है, एक क्या हमारे पास 4 एक्टिविटी है बेसिकली टू शो दैट all these things are required for photosynthesis. Sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. इनकी रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है? तो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसके लिए हमें क्या करना है मैं बताता हूं। जैसे हमें एक पॉटेड प्लांट लेना है, ठीक है, और उस पॉटेड प्लांट को शेड में लेके आना है, ठीक है। शेड में लाने के बाद उसे हम 2-3 दिन तक हम उसे शेड में ही रखेंगे। तो 2-3 दिन में क्या होता है, इसके लीव्स ने जो भी फूड बनाया होगा वो सारा का सारा फूड ऑलमोस्ट यूज्ड अप हो जाएगा। तो अब इसके लीव्स में बिल्कुल भी फूड नहीं है। फिर हम इसके एक लीफ को क्या करते हैं, उसके ऊपर टाइटली उसके एक हिस्से में एल्युमिनियम फॉइल चिपका देते हैं, टाइटली उसको पैक कर देते हैं, ठीक है, कि सनलाइट वहां तक नहीं पहुंचे। अब इस पॉटेड प्लांट को हम दोबारा सन में जाकर रखेंगे तो फिर से ये फूड बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन जहां पर हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाया है वहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रहा है। अब हमें जानना है कि भाई वहां पे फूड बना है कि नहीं बना है उस पार्ट में, ठीक है। सो आफ्टर अ डे जब ये फूड अपना प्रिपेयर कर लेता है तो हम क्या करते हैं, इस लीफ को तोड़ लेते हैं। तो जब हम इस लीफ को प्लग कर लेते हैं तो अब दिस इज अ डेड लीफ। तो डेड लीफ अपने लिए फूड नहीं बनाने वाला है, ठीक है। हम इस लीफ को प्लांट से अलग कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ये ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लीफ को एक वाटर बाथ में बॉईल करते हैं। वाटर बाथ क्या होता है, जैसे कि लीफ को हम अल्कोहल में, एक बीकर है हमारे पास, ऊपर का जो छोटा सा बीकर है उसमें अल्कोहल है। हमने अल्कोहल में लीफ को डाला है और अल्कोहल को हम डायरेक्ट हीट ना करके वाटर के थ्रू हीट कर रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है ना, वाटर बाथ का फायदा क्या होता है कि अगर हम अल्कोहल को डायरेक्ट हीट करेंगे तो अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज करेगा इस बीकर के अंदर अपने आप फायर लग जाएगा, ठीक है, इट विल कैच फायर। अब वाटर बाथ करने से क्या होता है कि जो वाटर का टेम्परेचर है, ठीक है, वो धीरे धीरे राइज करता है। तुम वाटर को हीट कर रहे हो, वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा। और एक बात श्योर है कि वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री से ऊपर गया ये वाटर स्टीम में कन्वर्ट होके एटमॉस्फेयर में जाना शुरू होगा। सो ये अल्कोहल को, ये जो हमारा सेकंड जो ऊपर का छोटा वाला बीकर है, इसका टेम्परेचर 100 से ऊपर नहीं जाने वाला किसी भी कीमत पे, ठीक है, क्योंकि आसपास के वाटर का ऑलमोस्ट टेम्परेचर वही होगा। सो इस अल्कोहल में जब इस लीफ को हम बॉईल करेंगे तो लीफ में जो भी क्लोरोफिल होगा, ठीक है, जो भी क्लोरोफिल होगा वो हट जाएगा, ठीक है। सो लीफ को बॉईल करने से लीफ का क्लोरोफिल हट जाता। अच्छा, इसके पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोफिल रिमूव करने से पहले इस लीफ को हम एक प्लेन वाटर में बॉईल करेंगे। प्लेन वाटर में बॉईल करने से क्या होता है, लीफ के अंदर जो भी मेम्ब्रेन्स है वो टूट जाएंगे। सो मेम्ब्रेन टूटने से क्या होगा कि क्लोरोफिल रिमूव करना आसान होगा और अगर हम इस लीफ को कलर करना चाहते हैं वो भी आसान हो जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, उसको बॉईल किया, उसके बाद उससे मेम्ब्रेन टूट गए, उसके बाद उसको हमने अल्कोहल में वाटर बाथ करवाया, उससे क्या हो गया, क्लोरोफिल रिमूव हो गया। हम उसको क्या करते हैं, दोबारा एक बार वाटर से वॉश कर लेते हैं कि जो थोड़ा बहुत इसमें क्लोरोफिल हो वो भी हट जाए। तो अब जो लीफ होगा वो डीकलराइज हो जाएगा, उसका कोई भी कलर नहीं होगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इस लीफ में हम डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। अब आयोडीन सॉल्यूशन की एक खास बात है, आयोडीन जब भी कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम जब आयोडीन इसमें डाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि बीच का जो हिस्सा है जहां पे हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाया था वो अभी भी डीकलराइज्ड है, ठीक है। और जो बाकी हिस्सा था जहां पे हमने एल्युमिनियम फॉइल नहीं लगाया था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया, मतलब डार्क ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो इसके रिमेनिंग पार्ट थे वहां पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, जबकि जहां पे हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाया था वहां पे कार्बोहाइड्रेट नहीं है।
क्योंकि वहां पे कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए वो पार्ट जो है लीफ का, वो अभी भी डीकलराइज्ड है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, जहां पे सनलाइट आया था और जहां पे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ होगा, वो ब्लू बैक से कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इस तरह के कुछ प्लांट्स हैं जिसका मैंने यहाँ पे इमेज लगाया है, तुमने ये जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो इनमें जो ग्रीन पार्ट है दैट कंटेन्स क्लोरोफिल, और जो रिमेनिंग कलरफुल पार्ट या व्हाइट पार्ट है दैट डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल, वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि जहां पे क्लोरोफिल होता है, कार्बोहाइड्रेट बस वहीं पर बनता है, फूड बस उतने ही दूर में बनता है, और वहां से प्लांट के या लीफ के बाकी हिस्सों में जाता है जो कि कलरफुल होते हैं या व्हाइट कलर के होते हैं। तो हमने क्या किया, एक ऐसा प्लांट लिया और उस प्लांट को, जैसे हमने एक प्लांट लिया, ठीक है, अब हमने क्या किया, उस प्लांट को हमने डार्क रूम में रख दिया। ठीक है, 2-3 दिनों तक। तो उससे क्या हुआ कि प्लांट के लीफ में, ठीक है, प्लांट के लीफ में जैसे पहले क्या होगा ना, जैसे सपोज ये एक लीफ है और इसका सपोज दिस पार्ट इज ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन है और बाकी पार्ट ग्रीन नहीं है, लेकिन ये ग्रीन पार्ट जो फूड बना रहा होगा, वो फूड क्या कर रहा होगा, बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट में, बाकी पार्ट ऑफ द लीव्स में भी ट्रांसफर कर रहा होगा। तो ऑल्दो जो पार्ट व्हाइट है वहां पे भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस प्लांट को एक डार्क रूम में रखते हैं फॉर 2 to 3 days। तो जो भी इसके अंदर फूड प्रेजेंट है, स्टार्च, वो सारा का सारा यूज अप हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से इस प्लांट को सनलाइट में रखते हैं 4-5 घंटों के लिए। तो 4-5 घंटे में जो फूड बनता है वो बस यहाँ पे बनता है, इन दिस ग्रीन रीजन। वो फूड ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्सेस फूड नहीं बन पाया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इस लीफ को तोड़ देते हैं और सेम प्रोसेस दोहराते हैं। पहले इसको हम वाटर में बॉईल करते हैं जिसके वजह से इसके मेम्ब्रेन्स टूट जाएंगे। फिर इसको हम अल्कोहल में वाटर बाथ करेंगे। फाइनली फिर से इसको वाटर से हम वॉश करेंगे और इसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो हम देखते हैं जो ये मिडिल पार्ट है, जो ग्रीन कलर का पार्ट था, ये ब्लू ब्लैक हो चुका है, और जो ये साइड में व्हाइट कलर का पार्ट था, ये अभी भी डीकलराइज्ड है। विच मीन्स दैट ये जो मिड पार्ट है, जो ग्रीन कलर का था, वहां पे कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस हुआ है, वहां पे फूड बना है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वहां पे फूड नहीं बना है। ठीक है, सो इससे क्लियर हो गया कि जहां पे क्लोरोफिल था, फूड बस वहीं पे बना है, जहां पे क्लोरोफिल नहीं था, फूड वहां पर नहीं बना है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? तो यू कैन सी इस तरह से लीफ दिखेगा, एनी ऑफ द टू डायग्राम। ठीक है, इस लीफ का एक टर्म, एक नाम होता है, इसको बोलते हैं वेराइगेटेड लीव्स। मीन्स अ लीफ विच इज नॉट परफेक्टली ग्रीन, या तो वो कलरफुल हो या तो उसमें व्हाइट के पार्ट्स हो, दैट इज कॉल्ड वेराइगेटेड। मीन्स ओनली सम पार्ट ऑफ द लीफ कंटेन्स chlorophyll, remaining part is free from chlorophyll। कुछ पूछना है किसी भी बच्चे को यहाँ पे? Alright. हमारी थर्ड एक्टिविटी है कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको हमें शो करना है। ठीक है, अब हम कैसे शो करते हैं, हम दो पॉटेड प्लांट लेते हैं, ठीक है, जो एक जैसे, ऑलमोस्ट एक जैसे प्लांट्स हैं, और हम क्या करते हैं, उसके ग्लास के जार से कवर अप कर देते हैं। ठीक है, और इस जार को हम यहाँ पे क्या करते हैं, सील कर देते हैं यूजिंग वैसलीन या कोई भी तरीके से हम इसको सील कर देते हैं कि भाई बाहर से अंदर या अंदर से बाहर एयर ना जा सके। अब ये जो पहला वाला जार है, ग्लास जार, उसके अंदर में हमने एक वॉच ग्लास में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH
इसका मेन काम क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है CO2 को, ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। जब हमने ग्लास जार यहाँ पे डाला दोनों प्लांट्स में, तो दोनों के अंदर क्या था, कुछ एयर कैप्चर हो चुका था। अब हमने उस ग्लास जार को तो सील कर दिया है, तो बाहर से एयर अब अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जो अंदर एयर है उसमें तो CO2 प्रेजेंट होगा ही ना। अंदर जो एयर है उसमें CO2 प्रेजेंट होगा, तो इस CO2 का इस्तेमाल कर सकता है प्लांट। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वॉच ग्लास में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH ले लिया। ये KOH क्या करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पहले वाले ग्लास जार के अंदर CO2 बचेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी CO2 था उसको KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। जबकि दूसरा वाला जो ग्लास जार है उसके प्लांट में क्या होगा, CO2 उसके लिए अवेलेबल है। फिर हम क्या करेंगे, सेम एक्टिविटी करेंगे, दोनों से एक लीफ को प्लग करेंगे एंड वी विल डू द एक्टिविटी जो हमने पहले किया है। तो हम देखेंगे, जो पहला वाला प्लांट है जिसके अंदर हमने KOH रखा था, उसके लीफ डीकलराइज हो चुके हैं, उसमें कोई भी कलर नहीं आया है। जबकि दूसरे वाले प्लांट के लीफ में ब्लू ब्लैक कलर आ चुका है। तो अगर पहले वाले प्लांट के लीफ में ब्लू ब्लैक कलर नहीं है, इसका क्या मतलब है कि उसने फूड प्रोडक्शन नहीं किया था। भाई सनलाइट तो अवेलेबल था, तो फिर उसने फूड प्रोडक्शन क्यों नहीं किया, क्लोरोफिल भी था। क्या नहीं था, CO2 नहीं था उसके पास, दैट्स व्हाई उसने फूड प्रोडक्शन। तो क्या यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी का? ये पार्ट पूरा क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे? चलो, अब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखते हैं। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले हम न्यूट्रिशन इन अमीबा देखेंगे। तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता, सिंगल सेल का होता है। तो सेम सेल ही न्यूट्रिशन करता है, ठीक है, मतलब सारा काम सेम सेल ही कर रहा होता है। और अमीबा तुम्हें पता होना चाहिए, अमीबा जो है वाटर में पाया जाता है, जैसे पॉन्ड वाटर हो गया, ठीक है, वहां पे अमीबा पाया जाता है। सो अमीबा के सामने जैसे ही एक फूड पार्टिकल आता है, तो अमीबा अपने शेप को चेंज करता है, सेल के शेप को, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नाउ सूडोपोडिया क्या करता है, फूड को एनसर्कल करता है और अंदर में एक वैक्यूल क्रिएट करता है। वैक्यूल का मतलब एक स्टोरेज की तरह क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्टोरेज के अंदर फूड जो हो जाता है वो लॉक हो जाता है, और फिर अमीबा इस स्टोरेज, ये जो वैक्यूल है, इसमें क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। जैसे हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, पता होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो अमीबा क्या करता है, इस वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, जिससे ये फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। इस फूड का जो भी न्यूट्रिएंट है वो अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने शेप को चेंज करके अमीबा जो है वो अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है ना, अगर हम एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात करें जो है पारामीशियम। पारामीशियम भी अमीबा की तरह एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट इसमें एक फर्क है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ठीक है, वो अपना कोई भी शेप कर सकता है। बट पारामीशियम का एक डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, अमीबा का इरेगुलर होता है, उसका शेप वो चेंज करता है और फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। बट पारामीशियम का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है। ठीक है, तो पारामीशियम का के बॉडी में एक स्पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं माउथ, या फूड स्पॉट बोल सकते हैं ना। पारामीशियम क्या करता है कि जो भी आसपास फूड पार्टिकल होता है उसको अपने इस माउथ तक लाने के लिए अपने बॉडी के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। तो सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पैरामीशियम के बॉडी पे होते हैं। वो सीलिया क्या करता है, उस फूड को मूव करता है। अगर मान लो फूड कहीं पे भी पैरामीशियम के बॉडी के कांटेक्ट में, वहां से वो क्या करेंगे, उस फूड को मूव करेंगे टू दिस माउथ। माउथ में ये फूड अंदर जाएगा और फिर जाके ये डाइजेस्ट होगा पैरामीशियम के बॉडी में। तो एग्जाम में वन मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कि पैरामीशियम और अमीबा का न्यूट्रिशन में एक सिमिलैरिटी बताओ और एक डिफरेंस बताओ।
सिमिलैरिटी क्या है कि भाई दोनों जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन डिफरेंस है कि जहां पे अमीबा का शेप इरेगुलर होने की वजह से फूड का इंटेक कहीं से भी हो सकता है, वहीं पर पारामीशियम की जो बॉडी शेप है वो डेफिनेट है। दैट्स व्हाई फूड की एंट्री एक डेफिनेट स्पॉट पे होती है जिसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमन बीइंग में फूड जो है वो माउथ में एंटर करता है और एनस से बाहर जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो पाथ है, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। तो हम एक एक करके देखते हैं कि भाई ये पूरा जो ये लंबा सा एलिमेंट्री कैनल है जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो ये फूड को किस तरह से डाइजेस्ट करता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो फूड जो एंटर करता है वो माउथ में एंटर करता है। माउथ को हम ब्यूकल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये फूड माउथ के अंदर जाता है, ठीक है, तो जो हमारा टीथ है उसको ग्राइंड करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, और हमारे माउथ में अ, एक सैलिवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो कि सलाइवा को रिलीज करती है। सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करता है हमारा टंग। ना ये जो सलाइवा है, ठीक है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है, मतलब एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी कहा जाता है। पी से स्टार्ट होता है, PTYALIN, बट इसको हम टाइलिन बोलते हैं। ठीक है, पी साइलेंट होता है। ना ये जो हमारे फूड का डाइजेशन होता है ना, ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। बिफोर इवन एंटरिंग द स्टमक, फूड स्टार्ट्स इट्स डाइजेशन प्रोसेस। हमारे माउथ में ही ये जो सैलिवरी एमाइलेज है, जो टाइलिन है, वो जब फूड के साथ मिक्स होता है तो फूड के अंदर जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट होता है। देखो, बोथ स्टार्च एंड शुगर आर ग्लूकोज, बट स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज है और शुगर एक सिंपल ग्लूकोज है। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, यहाँ पे शुगर का मतलब वो चीनी नहीं है जो हम घर में यूज करते हैं। ठीक है, एवरी फूड कंटेन शुगर। हर फूड में ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज को ही हम शुगर बोलते हैं। नाउ फूड आफ्टर द ब्यूकल कैविटी, माउथ के बाद छोटे छोटे लम्प्स में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक आता है। अब ईसोफेगस में ये जो फूड है ना, वो किस तरह, ऐसा नहीं कि अपने आप ग्रेविटी की वजह से मूव करता है। ईसोफेगस क्या करता है, उस फूड को पुश करता है। ठीक है, तो ईसोफेगस का जैसा शेप ये है, फूड यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ईसोफेगस क्या करेगा, इस तरह से एक शेप क्रिएट करेगा। फूड यहाँ पे है, ठीक है, अब ये जो शेप है इधर की तरफ बढ़ना शुरू होगा। सो फूड यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ईसोफेगस के अंदर क्या होता है, रिदमिक मोशन हो रहा होता है जो कि फूड को हमारे स्टमक तक ले जाया जाता है। ठीक है, मतलब कि भाई अगर कोई इंसान खाना खा के उल्टा भी लटक जाता है, ठीक है, तो भी उसका जो फूड है ना वो माउथ से स्टमक तक चला जाएगा, क्योंकि ईसोफेगस उसको पुश करता करता स्टमक तक लेके जाएगा। फूड माउथ से स्टमक तक ग्रेविटी की वजह से नहीं जाता है, ईसोफेगस उसको पुश करता रहता है। तो ईसोफेगस ये जो रिदमिक रिदम में कॉन्ट्रैक्शन करता है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, या पेरिस्टाल दैट वर्ड इज नॉट कमिंग इन माय माइंड राइट नाउ। ठीक है, इट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टालसिस बोलते हैं इसको, सॉरी। तो लेट अस सी अहेड। तो ये जो मूवमेंट है दिस कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारा ईसोफेगस है वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो फूड को पुश करता है टू द स्टमक। अब जब वो फूड हमारे स्टमक में जाता है ना, ठीक है, तो हमारे स्टमक में पहले से डाइजेस्टिव जूसेस होता है, मतलब यहां तक क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस फिल्ड है, ये हमारे स्टमक में भरा हुआ है। द स्टमक कंटेन डाइजेस्टिव जूसेस, तो जो फूड आ रहा है वो सीधे इस डाइजेस्टिव जूसेस में जा रहा है। ये डाइजेस्टिव जूसेस बेसिकली जो होता है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पेप्सिन एंड म्यूकस, ये म्यूकस जो है, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक के वॉल को डैमेज ना कर दे, क्योंकि एसिड ही है ना, वो डैमेज कर सकता है। तो हमारे स्टमक के वॉल्स को उस डैमेज से बचाने के लिए म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस इज अ सेमी सॉलिड मटेरियल, ठीक है, जो कि हमारे स्टमक के वॉल्स को इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या क्या काम होता है? फूड में जो थोड़े बहुत जर्म्स अगर प्रेजेंट होंगे तो उस जर्म्स को ये किल कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। फूड का मीडियम क्या करता है? ये एसिडिक कर देता है, ठीक है, क्योंकि खुद ही एसिड है, तो फूड का मीडियम क्या कर देता है? एसिडिक कर देता है ये। और फूड क्या होता है अब और ब्रेक होना शुरू होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या है? पेप्सिन। देखो इनके अलावा बहुत सारे और डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, ब्रॉडली हम देख रहे हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव जूस है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें पेप्सिन भी प्रेजेंट होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है? हमारे फूड में जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करता है। तो प्रोटीन सबसे पहले हमारे स्टमक में डाइजेस्ट होने शुरू होते हैं, ठीक है। हमारे फूड में क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, ये तीन चीजें होती है मेजोरिटी में, ठीक है। उसके अलावा वाइटामिन वगैरह भी होते हैं, बट मेजोरिटी में अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स होते हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक में होना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, कि स्टमक से ये फूड जो है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है? गेट होता है। यहाँ स्टमक में भी गेट होता है, एंट्री में, एग्जिट में गेट होता है। तो इस गेट के थ्रू क्या होता है? आफ्टर अराउंड 3 to 4 आवर्स के बीच में ये जो हमारा फूड है वो स्टमक में क्या होता है कि पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे स्मॉल क्वांटिटी में एंटर करता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फूड एंटर्स फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा होता है ना, उस दौरान ये लिवर और पैनक्रियाज, ठीक है, लिवर और पैनक्रियाज दोनों अपने सिक्रेशन को इस फूड में मिक्स करते हैं। लिवर जो है वो बनाता है बाइल जूस। ये बाइल जूस स्टोर होता है इस गॉल ब्लैडर में, और फिर ये गॉल ब्लैडर से बाइल जूस चला जाता है। जैसे फूड जो है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस फूड के साथ ये बाइल जूस मिक्स हो जाता है। और पैनक्रियाज भी जूस बनाता है, ठीक है। तीन तरह के जूसेस होते हैं पैनक्रियाज से जो निकलते हैं, कंबाइनली उसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। तो जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो फूड के साथ मिक्स होता है लिवर का सिक्रेशन जो है बाइल, और पैनक्रियास का सिक्रेशन जो है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब देखो, फूड जब स्टमक में था तो उसका मीडियम कैसा था? एसिडिक था, ठीक है। तो अब उसके मीडियम को वापस न्यूट्रलाइज, या हम बोल सकते हैं स्लाइटली बेसिक करना जरूरी होता है। तभी जाके बाइल और पैनक्रियाटिक जूस काम कर सकते हैं, तभी जाके पैनक्रियाटिक जूस काम कर सकता है, नॉट बाइल, पैनक्रियाटिक जूस काम कर सकता है। तो फूड के मीडियम को एसिडिक से अल्कलाइन बनाने का काम करता है बाइल, ठीक है। और पहले मैं ये बता देता हूँ। तो बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस सबसे पहले तो ये जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको एसिडिक से अल्कलाइन बना देता है, ठीक है। अल्कलाइन बनाने की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि पैनक्रियास से जो जूस निकले हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, वो तभी बचे हुए फूड को डाइजेस्ट करेंगे। जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए, उसमें जैसे जो फैट्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको डाइजेस्ट होने के लिए हमें पैनक्रियाटिक जूसेस की रिक्वायरमेंट है। हमारे खाने में जो फैट्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम ऑयल खाते हैं, ठीक है, हर सब्जी जो बनती है उसमें ऑयल होता है, साथ ही साथ बहुत सारे दूसरे फूड में भी फैट्स होता है। तो ये फैट को डाइजेस्ट करने के लिए उसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तब जाके वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सकता है हमारे बॉडी में। तो ये जो फैट के एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, इसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन करता है बाइल जूस। तो बाइल जूस के दो काम है। पहले वो फूड को एसिडिक से अल्कलाइन बनाता है,
सच दैट पैनक्रियाटिक जूस वर्क कर सके। और दूसरा काम क्या होता है कि जो फैट के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है फॉर देयर इजी एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है जिसके अंदर ट्रिप्सिन और लिपेज होता है ना। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। देखो प्रोटीन पार्शियली हमारे स्टमक में भी डाइजेस्ट हो चुका है पेप्सिन के हेल्प से। और जो बचा खुचा प्रोटीन है वो हमारे इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन। ये लिपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट फैट जो कि छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुका था बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस उसको ये फर्दर तोड़ता है। ठीक है। नाउ डाइजेशन के बाद प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जो फैट हम कंज्यूम करते हैं वो फैटी एसिड और ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ना इसके बाद हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये सारा एब्जॉर्ब होता है, ब्लड में मिक्स होता है और वहां से हमारे बॉडी के सेल्स तक चला जाता है। ठीक है। अब ये जो फूड है, ठीक है, वो एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड से बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वाटर एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक और बात कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस होता है उसमें इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं विली। नाउ ये विली क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज कर देते हैं। नाउ द फूड कैन बी एब्जॉर्ब्ड मोर इजिली मोर क्विकली। ठीक है। और इस विली में क्या होता है, जैसे तुम यहाँ देख रहे हो ब्लड वेसल्स होते हैं। तो जैसे ही इसमें फूड एब्जॉर्ब होता है वैसे ही वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड से बाकी सेल्स में चला जाता है बॉडी के। ठीक है। तो जैसे याद होगा अभी हमने सैंपल पेपर में क्वेश्चन किया था, हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइंड टू मैक्सिमाइज एब्जॉर्प्शन। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस पे इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं विली। ये विली क्या करते हैं, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है। अब फाइनली जो बचा खुचा हो गया, ठीक है, जिसको हमारा बॉडी ब्रेक नहीं कर पाया वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विली होते हैं जो कि फूड से जो रिमेनिंग पार्ट है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और फाइनली जो फूड है वो यहाँ जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस पार्ट में आके स्टोर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रेक्टम। ठीक है। दिस कॉल्ड रेक्टम। बाद में क्या होता है कि द वेस्ट कम्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। ठीक है। सो देखो जितने भी एंट्री गेट्स है मैंने बताया था ना, एक एंट्री गेट यहाँ पे होता है स्टमक में एंटर करते वक्त, एक स्टमक से बाहर जाते वक्त, ठीक है, और एक यहाँ पर एनस में। तो ये जितने भी एंट्री गेट्स होते हैं, ठीक है, ये स्फिंक्टर मसल के बने हुए होते हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन इन स्फिंक्टर मसल्स का अलग अलग नाम है। जैसे एनस में जो स्फिंक्टर मसल होते हैं इसको हम बोलते हैं एनल स्फिंक्टर। ठीक है। तो दे कंट्रोल कि भाई जब ये स्फिंक्टर मसल अलाउ करेंगे तभी वेस्ट बाहर जाने वाला है। सिमिलरली स्टमक से फूड जो है वो इंटेस्टाइन में तभी जाएगा जब ये स्फिंक्टर मसल अलाउ करेंगे उस फूड को जाने के लिए। ठीक है। सो ये जो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड होता है चाहे कहीं भी हो, इट इज रेगुलेटेड बाय दीज स्फिंक्टर मसल्स। क्लियर है। अच्छा बीच में एक स्लाइड था जो मैंने नहीं पढ़ाया है। देखो भाई ये भी क्वेश्चन हमारा अभी इंटेक्स्ट में सैंपल पेपर में आया हुआ था कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो प्लांट खाते हैं और प्लांट में होता है सेल्यूलोज। ठीक है। ना सेल्यूलोज की खास बात क्या है ना, इट टेक्स मोर टाइम टू गेट डाइजेस्टेड। इसीलिए जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर फूड जो है वो ज्यादा टाइम तक रहता है। सो उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लॉन्गर होता है। ठीक है। वो लॉन्गर होता है। जबकि कार्निवोरस एनिमल जो है वो मीट खाते हैं। मीट इज कंपैरेटिवली इजियर टू डाइजेस्ट, दैट्स व्हाई दे हैव शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन था जो मुझे पूछना था कि तुम ऐसा देख सकते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये ज्यादा बड़ा है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है, तो इनका नाम ऐसे उल्टा क्यों रखा गया है। जो इंटेस्टाइन छोटा उसको हम बोल रहे हैं लार्ज, जो इंटेस्टाइन बड़ा है उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल। क्या लगता है इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, एनी आइडिया।
देखो भाई, ये जो हम स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं ना, ये इनके लेंथ के हिसाब से नहीं बोलते हैं, इनके हम विड्थ के हिसाब से बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन दो इट इज लॉन्गर, बट इसका डायमीटर छोटा होता है, ठीक है। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। जबकि जो ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसका लेंथ छोटा होता है बट इसका डायमीटर बड़ा होता है। बड़े डायमीटर होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का एक और नाम है, याद रखना, इसको कोलोन भी बोला जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोलोन। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डेंटल केयर्स, मतलब जो हमारा टूथ, टीथ में जो कैविटीज होता है। तो जस्ट रीड थ्रू दिस, ठीक है। और वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, रेस्ट वी विल डू इन अनदर क्लास। सो यू कैन लीव द सेशन नाउ।